हे गाइस, इट्स दिव्यांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार बात करते हैं आज के पॉपुलर पिक्ड ओपिनियन के बारे में, जो कि कमेंट किया है शिवम कुमार ने। तो यार ये अपने ओपिनियन में लिखते हैं कि जब से नेमार ने बार्सिलोना से पीएसजी में ट्रांसफ़र किया है, तब से जो ट्रांसफर मार्केट में जो इन्फ्लेशन है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इसी के चलते हम देखते हैं कि जो प्लेयर हैं वो अपनी डिजर्व्ड वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पे सेल हो रहे हैं। तो काफ़ी लॉजिकल सा कमेंट है और शायद से हम सब इस चीज़ से एग्री करते हैं। बट अगेन, क्या नेमार के पीएसजी जाने से ये सब हो रहा है? इसका आंसर है यार मेरे पर्सनल ओपिनियन में नो। बट क्या कोई मेरे से पूछेगा कि क्या नेमार का जो खुद का उनका जो ट्रांसफ़र था वो क्या ओवर वैल्यूड था? तो उसका आंसर है डेफिनेटली येस। और इस चीज़ को खुद नेमार ने अपने एक इंटरव्यू में एडमिट करा है कि जो उनका ट्रांसफ़र वैल्यू थी वो कहीं ना कहीं इतना डिजर्व नहीं करते और वो वैल्यू इतनी ज़्यादा ओवरपेड नहीं होनी चाहिए थी। बट अगेन यार, ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा रीज़न है कि पीएसजी ने वो ट्रांसफ़र कंप्लीट किया। उसके पीछे ऑब्वियसली यार काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रीजंस थे। आपको पता है पीएसजी के जो ओनर्स हैं, कतरी स्पोर्ट्स अथॉरिटी, वो उसमें कोई पैसों की कमी तो है नहीं। तो उन्होंने एक तरीके से ये डील अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए भी कंप्लीट करी थी, जहाँ पे ऑब्वियसली उनको पता था कि जो हम डील कंप्लीट करने वाले हैं वो किसी और क्लब के बस की बात है ही नहीं। चाहे वो रियल मैड्रिड हो, चाहे वो बार्सिलोना हो, अगर कोई और इनके अलावा भी अगर कोई और क्लब करेगा तो वो ऑब्वियसली बैंकरप्ट हो जाएगा। और यार ऐसी साइनिंग्स को कहीं ना कहीं यार मैं स्टेटमेंट साइनिंग्स कहता हूँ और हम पास्ट में ऐसी साइनिंग्स देख चुके हैं। चाहे हम 2009 में रोनाल्डो की ट्रांसफर की बात करें, जहाँ पे रियल मैड्रिड ने उनको 90 मिलियन यूरोज में खरीदा था और तब भी काफ़ी फीफा एनालिस्ट ने इस चीज़ को पागलपंती कहा था। और एक कहा था कि किसी एक प्लेयर के लिए 90 मिलियन यूरोज बैक इन 2009 इज टोटली नॉट जस्टिफाइड। बट अगेन 2013 में टॉटनहम हॉटस्पर से गैरेथ बेल को रियल मैड्रिड ने करा था। तो यार ये सारी स्टेटमेंट साइनिंग होती है और कह सकते हो यूरोपियन प्लेटफॉर्म पे अपनी सुप्रीमेसी प्रूव करने की होती है। बाकी यही था यार मेरा इस कमेंट के रिगार्डिंग पर्सनल ओपिनियन। बाकी अगर आप भी चाहते हैं आपके ओपिनियन और आपकी पॉपुलर थ्योरी के रिगार्डिंग हम अपने आने वाली वीडियोज़ में शुरू में इस पर डिस्कस करें, तो आप मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी पॉपुलर थ्योरी और अपना ओपिनियन डाल सकते हैं। Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! इसी के साथ बात करते हैं अपनी पहली अपडेट की, और पहली अपडेट होने वाली है बार्सिलोना से। तो बार्सिलोना कैंप से काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक सी रिपोर्ट निकल के आई है और वो ये स्पेकुलेट करती है कि हाल ही के दिनों में बार्सिलोना ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के सामने एक प्रपोजल रखा था, एक प्लेयर स्वैप डील का, जहाँ पे बार्सिलोना से मैनचेस्टर यूनाइटेड में जाएंगे ग्रीजमैन और मैनचेस्टर यूनाइटेड से बार्सिलोना में जाएंगे नोटोई गड्डी प्लस विक्टर लिंडेलॉफ। अब ये डील क्यों पॉसिबल हो सकती है? उसका रीज़न यार ये है कि देखो, बार्सिलोना ग्रीजमैन को अपनी सैलरी वेज बिल से हटाना चाहती है। हाँ, हाल ही के दिनों में हमें ये अपडेट मिली है कि ग्रीजमैन सैलरी रिडक्शन के लिए तैयार हैं। बट अगेन, जो बार्सिलोना की एक प्रायोरिटी है वो ये है कि उनको ऑफ द बुक रखा जाए। साथ ही साथ हमें पता है कि यार जब से राफेल वरान मैनचेस्टर यूनाइटेड में अब ऑलमोस्ट डील कंप्लीट हो चुकी है और इस ऑफिशियल, तो हमें पता है कि जो विक्टर लिंडेलॉफ हैं उनके जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो काफ़ी नीचे आने वाले हैं। तो ऐसे में बार्सिलोना कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठाना चाहती है। बार्सिलोना के पास ऑलरेडी 2 अच्छे सेंटर बैक हैं, एक सैमुअल उमतीती और एक क्लेमेंट लेंगलेट। बट अगेन रोनाल्ड कोएमन उन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते और शायद से ही वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाले हैं रोनाल्ड कोएमन के बार्सिलोना के प्रोजेक्ट का। इसी के साथ यार ग्रीजमैन से एक और अपडेट है और ये अपडेट आती है एथलेटिको मैड्रिड के प्रेसिडेंट से। तो उन्होंने यार हाल ही में इंटरव्यू दिया था और ये जो उनका स्टेटमेंट था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमें पता है कि हाल ही में ही बार्सिलोना और एथलेटिको मैड्रिड की जो डील थी, प्लेयर स्वैप डील, जहाँ पे ग्रीजमैन और साउ एक दूसरे क्लब को एक्सचेंज करने वाले थे, वो टूट गई और उसके बाद ये स्टेटमेंट आया है। तो स्टेटमेंट यार ये था कि देखो, एथलेटिको मैड्रिड ने ग्रीजमैन वाली सिचुएशन को एड्रेस करते हुए ये कहा कि एथलेटिको मैड्रिड का इस केस के सिनेरियो पे जो स्टैंड है वो ये है कि हम कुछ भी रूल आउट नहीं करते, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। बट अगेन पर्टिकुलरली आप ग्रीजमैन की बात कर रहे हो तो देखो, ग्रीजमैन की साइनिंग एक इजी साइनिंग नहीं होने वाली, वो एक बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन होगा। अगेन उन्होंने मेरे हिसाब से जिस चीज़ की वजह से उनकी डील टूटी थी बार्सिलोना की वजह, वही चीज़ उन्होंने घुमा के इस इंटरव्यू में कह दी। आपको पता है कि यार डील टूटने का जो सबसे बड़ा रीज़न था कि एथलेटिको मैड्रिड ग्रीजमैन के साथ रियूनियन में तो इंटरेस्टेड है, बट जिस चीज़ में वो इंटरेस्टेड नहीं है वो ये है कि वो ग्रीजमैन की 35 मिलियन यूरोस की सैलरी पे नहीं करना चाहती और वो चाहती है कि इस डील में बार्सिलोना भी ग्रीजमैन की कुछ परसेंट की सैलरी पे करे, जो कि ऑफकोर्स बार्सिलोना ने मना कर दिया था। इसी के साथ यार बार्सिलोना के रिगार्डिंग भी एक अपडेट है और आपको पता है कि बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशन के चलते वो इस समय अपने सारे ही प्लेयर्स के साथ सैलरी रिडक्शन के लिए एग्रीमेंट पे नेगोशिएट कर रही है। और ऐसे में यार बार्सिलोना कैंप से ये रिपोर्ट निकल के आई है कि बार्सिलोना ने 13 अगस्त की डेडलाइन रखी है कि उस तारीख तक हमें पता
चल जाएगा कि कौन से प्लेयर्स ने सैलरी रिडक्शन के लिए एग्री कर लिया है और कौन से प्लेयर्स ने एग्री नहीं करा है। अब एग्री की माने तो यार आपको पता है कि लियोनेल मेसी ने 50% सैलरी रिडक्शन के लिए एग्री कर लिया है, और अगर एग्री ना करने वालों की बात करें तो उसमें सबसे ऊपर नाम निकल के आ रहा है इस समय जॉर्डी एल्बा का। और इसी के चलते यार मैंने 2-3 वीडियो पहले ये अपडेट भी दिया था कि शायद से बार्सिलोना फोर्स हो सकती है जॉर्डी एल्बा को साइन करने के लिए। इसी के साथ बात करते हैं यार अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि होने वाली है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग। तो यार जो पीटर क्राउच है, जो लिवरपूल के लेजेंड है और इंग्लैंड के भी लेजेंड हैं, उन्होंने एक रिसेंट इंटरव्यू में एक किस्सा सुनाया है अपना, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि उनको रियो फर्डिनेंड ने ऐसा बताया था कि आपको पता है रियो फर्डिनेंड और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ड्रेसिंग रूम शेयर करते थे जब वो दोनों मैनचेस्टर यूनाइटेड में थे। तो रियो फर्डिनेंड ने उनको ऐसा बताया था कि क्योंकि रोनाल्डो अपने लुक्स और अपनी बॉडी को लेकर काफ़ी प्राउड और काफ़ी कॉन्फिडेंट हुआ करते थे, तो अक्सर ड्रेसिंग रूम में ऐसा मोमेंट हुआ करता था जब वो शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को एक कॉम्प्लीमेंट दिया करते थे और काफ़ी प्राउड फील करते थे। और ऐसे टाइम पे जो टीममेट्स हुआ करते थे वो उनको चिढ़ाने के लिए कहते थे कि इवन दो यू आर हैंडसम एंड योर बॉडी लुक्स गुड, मेसी इज स्टिल बेटर देन यू। और इसके जवाब में क्रिस्टियानो रोनाल्डो उनको कहते थे हंस के कि बट मेसी डजंट हैव अ बॉडी लाइक मी। और ये काफ़ी सा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, और ये रोनाल्डो के रिगार्डिंग काफ़ी चलता रहता है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। बाकी इसके रिगार्डिंग मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपकी क्या प्रेफरेंस होगी, अगर आपको मैं मेसी का लेफ्ट मैजिकल लेग दूं या फिर अगर मैं आपको रोनाल्डो की अनस्टॉपेबल बॉडी दूं, तो आप दोनों में से किसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे और किसकी ज़्यादा प्रेफरेंस करेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जो कि होने वाली है मैनचेस्टर सिटी से। तो यार कल मैंने आपको अपडेट दिया था कि मैनचेस्टर सिटी ने जो पहला इनफॉर्मल ऑफर रखा है जैक ग्रिलिश के लिए एस्टन विला के सामने, वो अराउंड 70 मिलियन यूरोस कैश है प्लस सम बोनसेस है। बट अगेन जो एस्टन विला का डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और ऐसे में यार अकॉर्डिंग टू टेलीग्राफ मैनचेस्टर सिटी ने आज क्लियर कट एक ऑफर रखा है 100 मिलियन यूरोस का, बिना किसी बोनस के, बिना किसी प्लेयर स्वैप डील के, बिना किसी झंझट के, सीधा 100 मिलियन यूरोस अप फ्रंट। और ऐसे में हम मान सकते हैं कि इस डील के रिगार्डिंग जो वाइब है वो ये है कि आने वाले 3-4 दिन में हमें कंफर्म हो जाएगा कि जैक ग्रिलिश क्या एस्टन विला में रहने वाले हैं या वह मैनचेस्टर सिटी में रहने वाले हैं। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी और मैं बताता हूँ इस समय जैक ग्रिलिश मैनचेस्टर सिटी की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं। और साथ ही साथ यार अभी मैनचेस्टर सिटी काफ़ी एक्शन मोड में है, और ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं सिटी के कैंप से कि इस डील को कंप्लीट करने के बाद वो अपना फोकस शिफ्ट कर देंगे हैरी केन पे वापस से फुल मोड में। और ऐसे में हम मान सकते हैं कि जो मैनचेस्टर सिटी के पास एग्जिस्टिंग फॉरवर्ड्स हैं, यानी कि रहीम स्टर्लिंग, फिल फोर्डन, बर्नार्डो सिल्वा और फेरन टोरेस, इन सब में से एक कोई प्लेयर जाने वाला है, और वो प्लेयर कोई और नहीं बल्कि बर्नार्डो सिल्वा है। आपको पता है रिसेंटली भी इनके स्पॉटलाइट में आई थी स्टोरी जहाँ पे पता चला था कि एथलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना हैवीली इंटरेस्टेड है बर्नार्डो सिल्वा की सर्विसेज में। और अगेन ये चीज़ एक बार फिर से ट्रेंडिंग और लाइमलाइट में आ चुकी है, तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों क्लब कहीं ना कहीं एक तरीके से हम देख सकते हैं कि बर्नार्डो सिल्वा आने वाले टाइम में मैनचेस्टर सिटी को छोड़ सकते हैं। आपको बता दो मैनचेस्टर सिटी की अगर प्रेफरेंस की बात करें तो उनके पर्सनल एम्बिशन लाइज करते हैं एथलेटिको मैड्रिड में, ना कि बार्सिलोना में। बट अगेन इन फुटबॉल नेवर से नेवर। के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जो कि होने वाली है चेल्सी से। तो कहीं ना कहीं यार चेल्सी की सिचुएशन ना रियल मैड्रिड के बहुत सिमिलर है। अब हमें पता है कि रियल मैड्रिड और चेल्सी का एक अल्टीमेट टारगेट है, यानी कि चेल्सी का अल्टीमेट टारगेट है हालांड, और रियल मैड्रिड का जो अल्टीमेट टारगेट है वो किलियन एम्बापे है। बट दोनों में एक फ़र्क है, जहाँ रियल मैड्रिड इस समर कुछ बड़ा कर भी सकती है और शायद से नहीं भी कर सकती क्योंकि टाइम उनके फेवर में है। लेकिन चेल्सी के रिगार्डिंग हमें पता है कि चेल्सी इस समर कुछ बड़ा करेगी ही करेगी, क्योंकि उनको तो साइनिंग करनी ही है और टाइम उनके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। तो यार ऐसे में चेल्सी के कैंप से रिपोर्ट्स निकल के आई हैं कि चेल्सी 3 प्लेयर्स की सेल को बूस्ट करने के चक्कर में, और ऐसे में उन्होंने टेमी अब्राहम जो उनके आउटकास्ट स्ट्राइकर है उनके रिगार्डिंग जो प्राइस टैग था उसको लोअर कर दिया है, क्योंकि आपको पता है आर्सेनल और वेस्ट हैम यूनाइटेड हैवीली इंटरेस्टेड है टेमी अब्राहम में। तो उनका प्राइस टैग लोअर कर दिया गया 40 मिलियन से 35 मिलियन यूरोस का। और साथ ही साथ जो उनके मिडफील्डर बाकायोको, जिन्होंने अपना लास्ट सीजन नेपली में एज ए लोन मिडफील्डर स्पेंड किया था, उसके रिगार्डिंग भी चेल्सी इस समय पूरा ट्राई कर रही है कि एटलीस्ट लोन पे तो ये प्लेयर बाहर जाए, और अगर सोने पे सुहागा तब हो जाएगा जब वो प्लेयर परमानेंटली कोई खरीद लेगा। और ऐसे में अभी जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है वो ये है कि एएस रोमा, जुवेंटस और सीरिया की 2-3 क्लब्स और हैं जो कि उनकी सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं। अगेन जो तीसरा प्लेयर है वो कोई और नहीं बल्कि स्पेनियर्ड गोलकीपर केपा अरिज़ाबलागा है, और जो ला लीगा क्लब को जिसको ऑफर किया गया वो वैलेंसिया है, उनको लोन करने का ऑफर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये सब जो एफर्ट्स हैं वो लगातार डेस्परेट एफर्ट्स हैं अपना जो आप कह सकते हो जो ट्रांसफ़र फंड्स हैं उसको रेस करने के लिए, जिससे जितना ज़्यादा फंड्स उनके पास होगा उतना बड़ा वो ऑफर देने वाले हैं अर्लिंग ब्रॉट हालांड को। बट अगेन यार मैंने जैसे हर बार बताया है, जैसे जैसे टाइम जा रहा है ऐसा हमें लग रहा है कि
अर्लिंग ब्रॉट हालांड डॉर्टमुंड में ही रहने वाले हैं। बट अगेन जहाँ पे एक सिचुएशन वो कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी पता है कि चेल्सी एक बड़ा मेगा साइनिंग तो करने ही वाली है स्ट्राइकिंग पोजीशन पे। और डोंट फॉरगेट कि लेवेंडोव्स्की भी ट्रांसफर मार्केट में अवेलेबल है। बाकी इसी के साथ बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि होने वाली वीडियो की लास्ट अपडेट, और ये है यूरोपियन सुपर लीग से। हाँ, ये लीग वापस जिंदा हो गई है। तो रिसेंटली यार मैं आपको उसकी स्टोरी सुनाता हूँ क्या हुआ है। तो आपको पता है कि 48 घंटे के अंदर इसकी डेथ हो गई थी। यूरोपियन सुपर लीग का जो आइडिया था वो बिल्कुल धाराशायी हो गया था। तो उसके बाद क्या हुआ था, यूएफए ने जो यूएफए था उन्होंने ये जो 3 फाउंडर क्लब है, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, जुवेंटस, इनको छोड़ के बाकी सारे क्लब्स पे इन्होंने पेनल्टी लगाई थी और इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था कि आने वाले टाइम में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसी के चलते आपको पता है कि जो 3 फाउंडर क्लब्स थे उन्होंने यूएफए के खिलाफ कोर्ट में केस डाला था। और रिसेंटली कोर्ट का ऑर्डर आया और कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है वो यूएफए के फेवर में नहीं है। कोर्ट ने सबसे पहले तो यूएफए को ऑर्डर दिया है कि वो जो अपनी सारी पेनल्टीज़ हैं और जो उन्होंने जो एक तरीके से आप कह सकते हो जो पेनल्टीज़ लगाई है या फिर जो एलिगेशंस उन्होंने लगाए हैं 3 फाउंडर क्लब पे, वो बिल्कुल हटा दे। और उन्होंने इस चीज़ को भी कहा है कि यूएफए जो यूरोपियन सुपर लीग के 3 फाउंडर क्लब थे उन्होंने जो भी किया है वो लीगली किया है, यानी कि वो एक्शंस लीगली वैलिड हैं, उनको गलत प्रूफ नहीं कर सकते। अब इसके रिगार्डिंग यार प्रीमियर लीग के पर्टिकुलरली बात करूँ, जो प्रीमियर लीग के 6 क्लब थे उनके रिगार्डिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी निकल के आई है। ऐसे में जैसे ये न्यूज़ ब्रेकआउट हुई थी, ये स्पेकुलेट होने लगा कि शायद से जो वापस से प्रीमियर लीग के क्लब हैं वो वापस से यूरोपियन सुपर लीग के में ज्वाइन हो सकते हैं। बट अगेन थोड़ी देर बाद ये क्लियर हो गया कि क्योंकि जो यूरोपियन सुपर लीग, आपको पता है कि जो प्रीमियर लीग ने अचानक से अपना जो सपोर्ट था यूरोपियन सुपर लीग को वापस खींच लिया था। तो ऐसे में रिपोर्ट्स ये निकल के आई है कि इसके पीछे का रीज़न ये है कि यूरोपियन सुपर लीग के जो ओनर्स हैं वो फैंस का बैकलैश नहीं झेल सकते। उन्हें पता है कि उन्होंने अगर ये बकवास फिर से करी तो फैंस सही में ही उनको जिंदा जला देंगे। और ऐसे में आप ये मान सकते हो कि प्रीमियर लीग के जो क्लब्स हैं वो अपना सपोर्ट कभी भी नहीं देंगे यूरोपियन सुपर लीग को वापस से। बट अगेन जैसा मैं कहता हूँ कि इन फुटबॉल नेवर से नेवर। बट इसी के रिगार्डिंग मेरा आपसे पर्सनल क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है कि यूरोपियन सुपर लीग प्रीमियर लीग के क्लब्स के सपोर्ट के बिना जिंदा रह सकता है या फिर ये एक्चुअली में काम कर सकता है? आप मुझे पर्टिकुलरली इस अपना ओपिनियन इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।